देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, मैं लीड इंडिया टीवी न्यूज से साहिल श्रीवास्तव। जी हां दोस्तों, पिछली बार हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी। 300 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र मुलुंड वेस्ट में टी वार्ड का घोटाला था और ये घोटालेबाज थे आकाश ग्राहक सहकारी संस्था। जी हां, इसके मालिक मयूर नंदू। इन्होंने सरकार के नाक के नीचे जो मिड डे मील होता है, जो बच्चों को राशन जाता है, 300 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी आज तक उस घोटालेबाज को पुलिस जेल के सलाखों में नहीं डाल पाई है और ना ही 300 करोड़ की वसूली हो पाई है। तो क्या ये घोटाला सिर्फ 300 करोड़ का है या इसके पीछे और भी कोई घोटालों का राज है? तो आज हमारे स्टूडियो में सीसीएफ के अध्यक्ष के कुमार जी आए हुए हैं। आइए हम उन्हीं से इस विषय पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आकाश ग्राहक सहकारी संस्था जो 300 करोड़ का घोटालेबाज है, मयूर नंदू, क्या वो अकेला है या संगठित अपराध करता है, या कौन कौन सा मंत्री और कौन सा अधिकारी मिला हुआ है, इसकी हम विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद कुमार साहब। जी नमस्कार। पहले तो मैं बता दूं साहब कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से उन्होंने गरीबों के लिए बहुत से कल्याणकारी योजना चलाई और उनका यही प्रयास रहा है कि ये योजना देश के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, इसका लाभ पहुंचे। जी। बट रास्ते में कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये बात पहले से होता रहा है कि जो गरीब लोगों तक वो योजना का लाभ नहीं पहुंचने देते हैं। इसी श्रृंखला में ये एक घोटाला है आकाश ग्राहक सहकारी संस्था का। इस संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। इस संस्था का काम था, मुलुंड एक टी वार्ड है, टी वार्ड में एक राशन की दुकान का, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के बदौलत इसने अपना व्यापक क्षेत्र बना लिया। इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र बना लिया चूंकि ये खानदानी फ्रॉड रहा है। अच्छा, खानदानी भ्रष्टाचार रहा है। इसका बाप का नाम है नवीन अर्जन नंदू। वो भी अपने जमाने का और आज भी इसमें सहयोग है। कितने कोऑपरेटिव्स बनाए हैं इन लोग, चला रहे हैं। आज भी ये लोग 10-15 कोऑपरेटिव 30-40 सालों से इनका कार्यक्रम चल रहा है और भ्रष्टाचार में मतलब ये समझ लीजिए कि पीएचडी है ये लोग पूरा। इसके बाप ने एक अन्नपूर्णा ग्राहक सहकारी संस्था भी बनाया था। सेम आपको याद होगा कि 1993 में जी लातूर में भूकंप आया। उस समय मेडिकल रिलीफ की कुछ सामान इन लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए लिया था। उसमें भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है, इंजेक्शन, उसको इसने चोरी करके बेच दिया। उस पे इसके बाप के ऊपर केस भी हुआ। अच्छा, केस है? जी हाँ, नवीन अर्जन नंदू के ऊपर। नवीन अर्जन, हाँ जी। फिर 2001 में भुज में भूकंप आया तो बहुत सारे गवर्नमेंट के रिलीफ थे, जिसमें टेंट थे, पंडाल्स थे और भी चीजें थी जो पहुंचाने का काम था इनको। उसमें भी इसने खूब चोरी की। वहां पे भुज में, गुजरात में कुछ स्वयंसेवी संस्था ने गरीबों का जिनका मकान टूट गया था उनके लिए घर बनवाने का कार्यक्रम बनाया। बहुत से घर बने थे। जी हाँ, उसमें कमिटी में भी अर्जन नंदू था। तो नवीन अर्जन नंदू ने वहां पर भी घोटाला किया और 10-20 फ्लैट मकान अपने नाम पे करवा लिया। और आज भी इन बाप बेटों की जो तिकड़ी है ना, ये आज भी बहुत सारी संस्थाएं चला रहा है और संस्था चला करके घोटाला किया जा रहा है। एक सवाल है, बाप ने भी यही काम किया, बेटा यही किया, तो क्या प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेता है, या क्या भ्रष्टाचार किसी क्या जड़ है? देखिए सरकार दोनों थी। नहीं, अब सरकार की बात नहीं है। होता क्या है कि कोई सरकार ऊपर में ही ध्यान लगाए रहता है, नीचे में ध्यान लगाता नहीं है। तो आप मेन फ्रंट देख रहे हैं, पीछे आपने देखा नहीं। पीछे में आपकी योजनाओं में किस तरह से घोटाला किया जा रहा है, इसका ध्यान ही नहीं इनको मिल रहा है। लेकिन सर विजिलेंस डिपार्टमेंट भी होता है इनके। नहीं, विजिलेंस डिपार्टमेंट की तो बात इंडिया में मत करिए आप। क्यों? आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो पुलिस का है। जो भ्रष्ट पुलिस स्टेशन में रहते हैं वही एंटी करप्शन में पोस्टेड होते हैं। तो फिर तो भ्रष्टाचार खत्म। एंटी करप्शन से भी वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वो एंटी हटा दीजिए, करप्शन ब्यूरो बोलिए। हमारे देश में जो सीबीआई है, ईडीआई है, उनका भी कमोबेश यही हालत है। इस पर हम लोग एक अलग न्यूज बनाएंगे बाद में। बिल्कुल। उनका भी कन्विक्शन रेट 0, सिर्फ एक हुआ है, सीबीआई आ गया, ईडी आ गया, लेकिन सब मिलीजुली सरकार, सब एकदम कुछ जीरो। इनका कन्विक्शन रेट आप जब देखेंगे तो आपको शर्म आएगा।
तो मेरा ये बोलना है कि ये जो इनको ये मालूम है कि हमारे यहाँ कुछ होता नहीं है, भ्रष्टाचारी को लोग बिकने को तैयार हैं। इनके पास एक वेपन्स है, टूल्स है, इनके पास एक चांदी के जूते और एक सोने के जूते। जिनको चांदी के जूते लगाने पड़ते हैं उनको चांदी के जूते लगाते हैं, जिनको सोने के जूते लगाने पड़ते हैं उनको सोने के जूते लगाते हैं। हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम लोग बिकने को तैयार हैं। और हमारी यहाँ एक ऐसी प्रथा है, पॉलिटिकली प्रथा जो है, चाहे आदमी किसी भी पार्टी में रहे, उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से, चूंकि उसके पास एक वोट बैंक होता है, और वोट बैंक, अब हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है ना, उसको इन नेताओं ने शिष्टाचार, और अधिकारी लोग, इसमें आईएएस अधिकारी लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग इसको शिष्टाचार में लेते हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा। और इन पे जो दाग लगती है, एक आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, तो सर ये दाग लगने से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, इनका वोट रेशियो बढ़ता है। भी एक केस हुआ था जी हाँ, भ्रष्टाचार का, एक केस था सर। अब हम लोग धुले हो गए सर, नहीं धुले नहीं हुए। हमारे यहाँ की प्रथा है कि बस वोट बैंक आपका होना चाहिए, पॉपुलैरिटी होती है, इस तरह का दाग लगने से दाग अच्छे होते हैं, तो इस तरह के दाग लगने से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। दूसरी बात, उस पर एक अलग सवाल होगा, लेकिन इसमें इस जो घोटाला हुआ है, अन्न का घोटाला, इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अनाजों का वितरण जो करना था, पहले तो आपको बता दूं कि ये आकाश ग्राहक संस्था एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव थी, राशन का खोलने का, लेकिन इसको डिलिबरेटली प्रशासन में जो भ्रष्टाचार लोग बैठे हैं, इसको वाहतुक दे दिया, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का काम दे दिया। फूड मतलब अन्न को ट्रांसपोर्टिंग करना था, मिड डे मील में यूज हो रहे थे, वहां भी बीएमसी में घोटाला हुआ। इसने लॉकडाउन में जब स्कूल बंद था तब भी इसने भ्रष्टाचार किया, अनाज बेच दिया। डिपार्टमेंट को, बीएमसी के अधिकारियों को मालूम पड़ा, उसके बाद भी इन्होंने एविडेंस नष्ट करने का काम किया कि उस समय स्कूल तो बंद था, माल कहां ले गया। तो इन पर पुलिस कंप्लेंट, शिकायतें आई? नहीं, वो छोटे मोटे होते हैं। आप देखिए तो शिकायत कैसे होता है, कंप्लेंट कैसा होता है, उसमें भी कैसे आई वॉश किया जाता है, वो देखिए आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का जब इनको ट्रांसपोर्टिंग दिया गया, जो देना नहीं चाहिए था, इनको पूरे महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टिंग का काम दे दिया गया। फूड कॉर्पोरेशन से इनको माल लोड करके डिफरेंट राशन की दुकान में पहुंचाना था। वहां पे सरकार जो टेंडर दिया गया, तो इनको कहा गया जीपीएस कंपलसरी है, जो भी आपके ट्रक है, लॉरी है, उसमें जीपीएस लगाना है। लेकिन इसमें 50% से ज्यादा, 40% में जीपीएस लगाया, 60% में जीपीएस नहीं लगाया। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ हमारे आरटीआई में। तो जीपीएस से पता चल जाएगा इसका मूवमेंट क्या होता है। इसने क्या किया, 60% इसलिए नहीं लगाया कि 60% को उस जगह पे उनको भेजना नहीं था, इनको बेच देना था ना। 4-5 केसेस इसके ऊपर एफआईआर हुए। अब एफआईआर होने के बाद देखिए, ये सूचना जाती है, उस समय जो हमारे मंत्री थे, अन्न नागरिक पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल साहब थे। छगन भुजबल? जी हाँ, छगन भुजबल साहब हर गवर्नमेंट में रहे हैं। हाँ, वो तो हर गवर्नमेंट जी जी, उनके लिए दाग कोई मायने नहीं रखता है। तो वो इस गवर्नमेंट में दुर्भाग्य से या सौभाग्य कहिए, उनको, हाँ, उनको मंत्री नहीं, पद नहीं मिला। तो इनके तक ये सूचना गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, आप देखिए कैसे टैक्टिस होता है कि ये कहने को कि मैंने कार्रवाई की थी। इनको सजा क्या मिला, जब इनको डिपार्टमेंट को पता चला कि ये गाड़ियों में जीपीएस नहीं लगाया है और जगह अनाज बेच रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी के माल पकड़े भी जा रहे हैं कुछ, तो इन्होंने क्या किया, जो इसका अर्नेस्ट डिपॉजिट था, जैसे 5 लाख है, तो उसका 5%, 10% फाइन चार्ज कर दिया। मतलब 25,000, 50,000। अगर 50 लाख का माल बेच दिया तुमने, तो 5,000 रुपया भरो और दाग धुल जाएंगे तुम्हारे। तो इस तरह से छगन भुजबल साहब के नॉलेज में भी ये बात गई, उन्होंने भी इनको नीचे फाइन लगाने का, अच्छा, फाइन लगा के फ्री कर दिया नीचे। 50 करोड़ का घोटाला, 25,000 का फाइन। हाँ, उस समय एक आईएएस थे, कैलाश पगारे, ये नियंत्रक सिद्धा वापट व संचालक नागरिक पुरवठा थे। ये भी भ्रष्टाचारी थे। इनके भी नॉलेज में था कि ये आकाश सहकारी संस्था अनाज की चोरी कर रहा है, ये राशन की दुकानों में नहीं पहुंचा रहा है। इन्होंने भी वही पद्धति की, इस पर 25-50 हजार रुपया फाइन पेनल्टी लगा दिया। तो ये नरेश जो बंजारे हैं, बंजारी, इन्होंने क्या किया, कभी कभी उसकी संस्था की मजबूरी बताई, ये अभी लॉकडाउन था, अभी ये है, अभी वो है, इस तरह से ये जीपीएस नहीं लगा सका, टाल मटोल, बाद में जीपीएस लगा लेगा, फिर उसने बाद में फाइन पेनल्टी कर दिया। तो जितने भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज निकले, राशन के दुकान से निकले, अब देखिए एक और बहुत बात, इसका चेन रिएक्शन देखिए। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से राशन के दुकान में माल जाता था, अनाज जाता था, वो रास्ते में बिक जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि फिर राशन के दुकान वालों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? तो उसमें दो बातें हैं कि इसके कुछ हिस्से राशन के दुकान वाले को भी बांटे जाते होंगे, और राशन के दुकान वाले को, देखिए इन्वेंट्री कैसे टैली करते हैं, राशन के दुकान वाले को राशन के कार्ड होल्डर को बांटना है। ये कार्ड होल्डर कोई क्लेम नहीं करता है। उसका दो रीजन हो सकता है, या तो राशन कार्ड दुकान वाले को मालूम है कि उनके पास कितने राशन कार्ड फर्जी हैं, या फिर वैसे लोगों ने भी राशन कार्ड बना लिया है जिनको राशन की जरूरत नहीं है, तो इनके पास पूरा डेटा होता है
ये उस माल को बेच देते हैं और रिकॉर्ड फर्जी मेंटेन कर देते हैं। बहुत सारे हमने आरटीआई में जो निकाला तो देखा राशन के दुकानों का रिसीविंग, तो वो रिसीविंग ऐसा लगता है जैसे प्रिपेयर किया गया है एक दो आदमियों के द्वारा और बना दिया गया, कुछ राशन वालों का बनाया गया है, बाकी का नहीं बनाया गया है। आज भी बड़े बेबाकी से इनका लूट का धंधा चल रहा है, इनको ट्रांसपोर्टिंग के लिए दिया गया है। आज भी जो लोग बैठे हैं सत्ता में, मतलब प्रशासन में, मुझे कुछ लोगों ने आरटीआई देने से नकारा। वो बोला कि ये इनका पर्सनल मैटर है, सेक्शन 8(1) में 8(3) में ये नहीं दिया जा सकता इसकी सूचना आपको आरटीआई एक्ट के तहत। उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने आरटीआई एक्ट को कैसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। जो गवर्नमेंट के टेंडर्स के हमने मांगे थे, टेंडर्स तो पेपर में प्रकाशित होता है। भ्रष्टाचार की तकनीक किसी का पर्सनल वो राइट्स नहीं होते कि हम उसको नहीं दें। तो सरकार में अभी भी जो लोग बैठे हैं, जो इनके चांदी और सोने के जूते खा रहे हैं, वो देना नहीं चाहते, उनमें अभी भी मतलब बताया ना कि इंसान हो चुका है, नैतिकता मर चुका है। वो इंसान के नाम पर एक दरिंदा है। जो लोग शासन में बैठे हुए हैं, वो चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई हो, इनकी संवेदना जो होती है वो मर चुकी है। जब गरीबों का जो हक खत्म हो चुका है। अब मुझे सिर्फ एक ही उम्मीद है, या इसको हम पीआईएल में लेके जाएं कोर्ट में। मजबूरी में हम लोग कुछ दिन बना रहे हैं ये न्यूज, क्योंकि पीआईएल में जाने में भी आजकल एक चीज और हो गया है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हर पीआईएल को नेगेटिव व्यू से देखती है। और उनका पहला ये रहता है कि पीआईएल करने वाले को कैसे डराया जाए, कैसे फाइन पेनल्टी लगाया जाए। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई ये क्या इश्यू लेके आया है, इसमें इसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो देख सकते हैं। और पीआईएल के लिए बड़े बड़े वकील लगते हैं, छोटे वकील को कोर्ट खड़ा नहीं करता है। उनका फेस वैल्यू होना चाहिए, जो कम से कम 5 लाख रुपए लगता है एक पीआईएल फाइल करने में। और पीआईएल फाइल करने वाले को यह डर लगता है कि कोर्ट कहीं रिवर्ट होकर के हमारे ऊपर फाइन पेनल्टी ना मार ले। तो एक जो लास्ट रास्ता रहता है, न्यायालय ने उसको भी सहानुभूति पूर्वक नहीं देखते हुए उसको भी उन्होंने अपने एरोगेंसी में देखा है। हर पीआईएल फाइल करने वाले का पहला नजर में उनके रहता है कि आदमी का ये पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से कहूंगा कि अपने लीनियंट व्यू बनाइए और देखिए, पहले हर तरीके से जांचिए कि ये इसमें कहीं उसका पर्सनल, पिटिशनर का पर्सनल इंटरेस्ट अगर नहीं है तो सो मोटो में सुनिए। इसमें बड़े बड़े एडवोकेट को लगाने की जरूरत नहीं हो जी। पीआईएल बनाया ही गया है इसलिए कि जब अंतिम सरकार, प्रशासन सुनने वाला ना हो, जब कहीं भी आपकी भ्रष्टाचार की आवाज दबाई जा रही है, तो न्यायालय पे आज भी लोगों का भरोसा है। न्यायाधीशों पर आज भी हम उन्हें न्याय का देवता के रूप में देखते हैं और न्यायालय को न्याय के मंदिर के रूप में देखते हैं। अगर न्यायालय, मंदिर और देवता अगर इस तरह का व्यू रखेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई फर्टिलाइजर भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं होगा। ये भ्रष्टाचारी और बिंदास भ्रष्टाचार करेंगे और देश का आम गरीब तिल तिल के मरेगा, तिल तिल के मरेगा। जबकि हमारे देश में लगभग 80 करोड़ को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। 80 करोड़ जनसंख्या की, जो जनसंख्या का बाहुबल है, जो हमारे पास बल है, किसी दिन अगर वो जमा हुआ और बारूद के रूप में फटा तो ना ये भ्रष्टाचारी रहेंगे, ना ये भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने वाले शासन और प्रशासन में बैठेंगे। बस जरूरत है हमको उनको यूनाइट करने का, उनकी आवाज में ताकत लाने का। और हमारी बात पहला तो यह है कि ऊपर पहुंचे। अभी भी हमारा दिल में यह है और हम लोग मानते हैं या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची नहीं है, वरना वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों को। तो मेरा, आप जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे भी यही विनती है कि गरीबों की आवाज बने, गरीबों की ताकत बने, हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करें, इसको एक आंदोलन का रूप दें। नहीं तो आज जो एक गरीब के मुंह से निवाला छीना गया, 80 करोड़ गरीब हैं लोग, जो 80 करोड़ गरीब अनाज खाते हैं। अब बचे 20-30 करोड़, जिसमें बच्चे और बूढ़े को छोड़ दीजिए, तो 20-30 करोड़ में जो उच्च वर्ग है और मध्यम वर्ग हैं, इन लोग, मध्यम वर्ग दूसरे बार शोषण के शिकार होंगे, उच्च वर्ग को तो छोड़ दीजिए आप। तो सब लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे, ऐसे भ्रष्टाचारी यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये मयूर नंदू और नवीन अर्जन नंदू, ये पूरा जो चीटर खानदान, भ्रष्टाचारी खानदान है, इसको नेस्त नाबूद करने के लिए हम सबों को यूनाइट होना पड़ेगा। और जो जो शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं भ्रष्टाचार अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो नीचे के अधिकारी हो, सबको सबक सिखाना जरूरी है। मैंने अभी नाम लिया है,
उन नाम लेने वाले को भी अगर शर्म आती होगी तो वो टैक्टिस नहीं करेंगे कि उनके अर्नेस्ट मनी में 5% मार दो, 10% मार दो, जबकि कायदे से इनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी। ये सेंट्रल के पैसे हैं, सेंट्रल की योजनाएं हैं, इस केस को CBI तक पहुंचाया जाना चाहिए था। और जितने माल बेचे हैं सूद ब्याज के साथ मयूर नंदू और उसके बाप से वसूली की जानी चाहिए थी, लेकिन कायदे से यह काम हुआ नहीं। आई वॉश करने के लिए उन्होंने छोटा मोटा फाइन मार दिया और इसको देते गए। एक छोटा सा राशन की दुकान को आपने ट्रांसपोर्टिंग कैसे दे दिया? यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और आज भी उसको रिन्यूअल करते जा रहे हैं। इवन इसका क्षेत्र और जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार हैं वो भी भ्रष्टाचारी हैं, वो भी भ्रष्टाचारी। चाहे तो रद्द कर सकते नहीं, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको वही चांदी सोने के जूते खा रहे हैं वो, तो वो नहीं करेंगे। उन्होंने भी इसका कोई अभी कायदे से राशन की दुकान का ऑडिट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग की ऑडिट होनी चाहिए, राशन कार्ड की ऑडिट होनी चाहिए कि ये चोरी का माल बिक जाने के बाद भी राशन के दुकान में शिकायत क्यों नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी चीज है, इसका चेन रिएक्शन होना चाहिए। या राशन कार्ड नकली या तो राशन के उपभोक्ता नकली। यस। इसीलिए इसका फायदा हो रहा है, इन्वेंट्री टैली हो जा रहा है। इन्वेंट्री टैली नहीं होना चाहिए था, कायदे से इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाना चाहिए था। मेरी मांगनी है गवर्नमेंट से कि इस बड़े भ्रष्टाचार पे फॉरेंसिक ऑडिट करें, इस मुद्दे को CBI को हैंड ओवर करें, तभी जाके ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, आपने कुमार साहब से इस भ्रष्टाचार के अंदर छुपे हुए लोगों का नाम हमने आज उजागर किया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, देश के साथ जो गद्दारी हो रही है, किसी गरीब के अन्न को अगर बीच रास्ते में खा लिया जाए, उसके बने हुए घर को कोई हड़प ले, अपना घर बना ले, और गरीबों को दी जाने वाली दवाएं और इंजेक्शन को जो बेच के अपना घर भर ले, ऐसे अपराधियों को और उससे संलिप्त सभी IAS अधिकारियों को, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या चपरासी हो, इन सभी को इस भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से इन्हें तत्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें सजा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि तत्कालिक कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये जो 80 करोड़ जनता को जो खाना राशन बांटा जा रहा है, किसी दिन अगर उनकी चेतना जागृत हो गई तो एक ऐसा आंदोलन होगा कि न तो सरकार रहेगी, न सरकार में भ्रष्टाचार करने वाले लोग रहेंगे। तो दोस्तों, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, भ्रष्टाचारियों को सजा मिल सके और इससे लिप्त सभी अधिकारियों को कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.